एनिमे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कहानी शुरू होती है ओरहान से। वो देश की सबसे स्ट्रॉन्ग एस रैंक पार्टी का फाउंडर था। यही पार्टी पूरे देश में हीरो पार्टी के नाम से फेमस थी। डंजन क्लियर करने में उनकी रेपुटेशन सबसे ऊपर थी। लेकिन एक दिन उसके अपने ही दोस्त उसे पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। रीजन दिया जाता है कि उसकी सपोर्ट मैजिक अप टीम के लिए इनफ नहीं है और दूसरे ग्रुप्स के सपोर्ट मेजेस उससे ज्यादा पावरफुल हैं। असल सच ये था कि ओरहान कभी मेज था ही नहीं। उसने ये रोल मजबूरी में लिया था। पार्टी में किसी और को मैजिक नहीं आती थी, इसलिए उसने अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप छोड़कर सपोर्ट मैजिक सीख ली। उसने बहुत मेहनत की, लगातार प्रैक्टिस की और अपना एक अलग मैजिक स्टाइल बनाया ताकि टैलेंट की कमी पूरी हो सके। उसी मेहनत की वजह से पार्टी एस रैंक तक पहुंची। पार्टी से बाहर निकलने के बाद ओरहान पूरी तरह अकेला हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी रियल स्किल और पैशन स्वॉर्ड्समैनशिप पर वापस जाएगा और सोलो एडवेंचरर बनेगा। बिना किसी क्लियर गोल के वो अकेले डंजन में घूमने लगता है। उसका चेहरा टायर्ड दिखता है, जैसे वो अपनी लाइफ और एग्जिस्टेंस से ही थक चुका हो। तभी उसके सामने एक डीमन रैट आता है। ओरहान अपनी स्वॉर्ड निकालता है, जिसे उसने बहुत टाइम से यूज नहीं किया था, और एक क्लीन स्ट्राइक में उसे मार देता है। उसे फील होता है कि इतने टाइम बाद स्वॉर्ड यूज करने से वो थोड़ा रस्टी हो गया है। फाइट की आवाज सुनकर डंजन में मौजूद बाकी रैट्स भी उसकी तरफ रश करते हैं, लेकिन हीरो पार्टी के क्रिएटर के सामने वो कुछ नहीं होते। ओरहान एक एक करके सबको मार देता है। डंजन फ्लोर पर पड़े कोर्स देखकर उसे लगता है कि शायद वो उतना वीक नहीं है जितना वो सोच रहा था, और शायद सोलो स्वॉर्ड्समैन बनकर भी उसके लिए होप बाकी है। जैसे ही वो पीछे घूमता है, गॉब्लिन्स का एक ग्रुप उसे चारों तरफ से घेर लेता है। ये गॉब्लिन्स डीमन रैट से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ओरहान ये जानता है। रिस्क न लेते हुए वो अपनी सपोर्ट मैजिक खुद पर यूज करता है। कुछ टाइम के लिए उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बॉडी ज्यादा टैंकी हो जाती है और उसकी स्वॉर्ड ज्यादा डेंजरस फील होती है। गॉब्लिन्स अटैक करते हैं, लेकिन एस रैंक पार्टी में रहने से जो स्पीड और स्किल्स उसने सीखी थी, उनके सामने गॉब्लिन्स टिक नहीं पाते। ओरहान एक एक करके सबको मार देता है। फाइट करते हुए वो सोचता है कि उसने कभी अपनी सपोर्ट मैजिक खुद पर ट्राई ही नहीं की थी, और अब उसे समझ आता है कि ये कितनी ओवर पावर्ड है। पहली वेव खत्म होते ही दूसरी वेव सीधे उस पर अटैक कर देती है। उसे पता होता है कि एन्चैंटमेंट ज्यादा देर नहीं टिकेगी, इसलिए वो बिना रुके आगे बढ़ता है और रास्ते में आने वाले हर गॉब्लिन को काटता जाता है। आखिर में आखिरी गॉब्लिन को चेस करके खत्म कर देता है। डिफेंसिव एन्चैंटमेंट खत्म होते ही उसे समझ आता है कि ये स्पेल सिर्फ 3 मिनट की कॉम्बैट के लिए काम करती है। फ्यूचर में उसे सही टाइमिंग और सही सिचुएशन में ही यूज करना होगा। तभी तीसरी वेव डंजन में एंटर करती है और पूरी स्पीड से उसे मारने के इरादे से उसकी तरफ दौड़ती है। ओरहान फिर फाइट करता है। एन्चैंटमेंट खत्म होने से पहले वो लास्ट मोमेंट में स्पेल दोबारा यूज करता है। आखिर में आखिरी गॉब्लिन की आंखों से लाइफ खत्म होते देख उसी पल उसे वो शाम याद आ जाती है जो आज भी उसे हॉन्ट करती है। उसके माइंड में वो मेमोरी चलने लगती है जब ऑलिवर उसके स्टडी रूम में एन और डग के साथ आया था। ऑलिवर सीधे बोलता है कि वो ओरहान को हीरो पार्टी से निकाल रहे हैं। शौक में ओरहान पूछता है कि वो क्या बोल रहा है। वो बेस्ट फ्रेंड्स थे, सेम विलेज से थे। ऑलिवर कोल्ड वॉइस में कहता है कि फ्रेंड होने से ये सच बदलता नहीं कि ओरहान टीम का सबसे यूजलेस मेंबर है। एन और डग भी कहते हैं कि वो उन्हें स्लो कर रहे हैं। ऑलिवर बताता है कि लास्ट डंजन मिशन में उसने दूसरे ग्रुप्स देखे थे, जहां सपोर्ट एन्चैंटर बहुत स्ट्रांग था और ओरहान उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ओरहान गुस्से में बोलता है कि वो एन्चैंटर है ही नहीं, उसने मजबूरी में ये रोल लिया था। एन उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि ऑलिवर शुरू से ही उससे बेहतर स्वॉर्ड्समैन था। आखिरी उम्मीद में ओरहान ऑलिवर की तरफ देखता है, लेकिन ऑलिवर कह देता है कि उन्हें ऑलरेडी एक नया एन्चैंटर मिल चुका है जो उन्हें टॉप तक ले जाएगा। तब ओरहान सच एक्सेप्ट कर लेता है। वो आखिरी बार गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। पीछे से एन हंसते हुए बोलती है कि वो कभी एस रैंक पार्टी के लायक था ही नहीं, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप और सपोर्ट मैजिक दोनों ही एवरेज थी। यहीं से ओरहान की नई जर्नी शुरू होती है, एक अकेले स्वॉर्ड्समैन की जर्नी। ओरहान की स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिक दोनों ही ए रैंक पर थे। मतलब वो ऐसा इंसान था जिसे लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं। सब कुछ आता है, लेकिन किसी एक में मास्टर नहीं। ये सोचते हुए वो अचानक रियलिटी में वापस आता है और आगे चलते हुए अपने नए फाइटिंग स्टाइल के बारे में सोचता है, जिसे उसने खुद डेवलप किया था। ये स्टाइल स्वॉर्ड्समैन और मेज दोनों का मिक्स था। वो डिसाइड करता है कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बना रहेगा, लेकिन इस बार हर स्किल में मास्टर बनेगा। वो ऑलिवर और बाकी सबको दिखाएगा कि उसे निकालकर उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। वो टेलीपोर्टेशन रूम से बाहर निकलने ही वाला होता है, तभी 4 एडवेंचरर्स भागते हुए अंदर आते हैं।
सबके चेहरे पर डर और थकान साफ दिख रही होती है। उनका लीडर पूछता है कि क्या सब सेफ हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सारे ऑक्स की उम्मीद नहीं की थी। तभी टीम का एक मेंबर बोलता है कि वो लोग एक लड़की को पीछे छोड़ आए हैं। लीडर कहता है कि उसने सही फैसला किया, क्योंकि अगर वो उसे बचाने जाते तो सब मर जाते। वैसे भी वो लड़की आज ही पार्टी में ज्वाइन हुई थी, इसलिए उसने अपने पुराने दोस्त को प्रायोरिटी दी। ये सुनकर ओरहान का दिल अंदर से जल जाता है। अपनी पार्टी का बिट्रेयल अभी भी उसके माइंड में फ्रेश था। वो उनकी तरफ देखता है और कहता है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उनमें से एक बोलता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। तभी उनमें से एक ओरहान पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ओरहान उसे आसानी से जमीन पर गिरा देता है और कहता है, अपना अगली फेज बंद करो और यहां से भागो। फिर वो लीडर को गुस्से से देखता है और पूछता है कि लड़की को कहां मरने के लिए छोड़ा है। डायरेक्शन पता चलते ही वो उसे बचाने के लिए भाग जाता है। वो केव के आखिरी हिस्से में पहुंचता है। वहां वो लड़की दीवार से लगी खड़ी होती है। सामने ऑक्स की पूरी आर्मी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अपनी डिफेंसिव शील्ड से खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन शील्ड ज्यादा देर नहीं टिकती। एक ऑर्क उसे तोड़ देता है। जैसे ही ऑक्स उसे मारने वाले होते हैं, ओरहान कूद कर बीच में आता है और अपनी विंड मैजिक से सबको पीछे धकेल देता है। लड़की शॉक में होती है, लेकिन ओरहान एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और ऑक्स की तरफ दौड़ता है। पहला ऑर्क उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन ओरहान आराम से अटैक ब्लॉक कर लेता है। अपनी सपोर्ट मैजिक को रीइंफोर्समेंट की तरह यूज करके वो ऑक्स को ऐसे काटता है जैसे वो बटर से बने हों। लड़की वहीं खड़ी सोचती रहती है कि ओरहान स्वॉर्ड्समैन है या मेज, क्योंकि वो स्वॉर्ड भी यूज कर रहा था और मैजिक भी। ओरहान अपनी रीइंफोर्समेंट मैजिक से ब्लेड की शार्पनेस बढ़ाता है और ऑक्स की वेपन्स और बॉडीज दोनों को काटता चला जाता है। उसे समझ आ जाता है कि इतनी बड़ी आर्मी को हैंडल करना आसान नहीं था, लेकिन वो खुद मर जाना पसंद करता किसी पार्टी मेंबर को पीछे छोड़ने से। ये सोचते हुए वो एक साथ कई मॉन्स्टर्स को मार देता है। लड़की उसे शॉक और ऑ में देखती रहती है और सोचती है, ये आदमी आखिर है कौन। ओरहान लगातार फाइट करता रहता है और दूसरी बर्स्ट में पूरे केव के सारे ऑक्स को खत्म कर देता है। वहां सिर्फ डेड बॉडीज और शाइनी कोर्स बचे होते हैं। फिर वो रेड हेयर लड़की की तरफ देखता है, लेकिन वो जमीन पर गिरी होती है। एड्रेनलिन खत्म होते ही वो बेहोश हो गई थी। शाम होते होते दोनों डंजन से बाहर आते हैं। लड़की अपना नाम सोफिया बताती है और थैंक्स के तौर पर उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। ओरहान मान जाता है और उसके साथ सिल्वर रैबिट गिल्ड की टैवर्न में जाता है। वहां उसे पता चलता है कि वो भी उसी गिल्ड से है, क्योंकि उसके केप पर वही क्रेस्ट बना होता है। ओरहान को लगता है कि सोफिया उसे किसी की याद दिलाती है, लेकिन उसे याद नहीं आता कौन। थोड़ी देर बाद कंफ्यूजन खत्म हो जाता है जब सोफिया उसे अपनी बड़ी बहन सेल्मा से मिलवाती है। सेल्मा को ओरहान पहले से जानता था। वो दूसरी पार्टी की एस रैंक एन्चांटर थी और पूरे देश की सबसे स्ट्रांग एन्चांटर मानी जाती थी। वो वही थी जिसने रोल्स का सिस्टम बनाया था। सोर्ड्समैन अटैक करता है, टैंक डैमेज अब्सॉर्ब करता है और मेज सपोर्ट देता है। सेल्मा ओरहान को गुस्से से देखती है और बोलती है कि वो एफबीआई को कॉल करेगी, क्योंकि उसकी बहन सिर्फ 14 साल की है। ओरहान तुरंत बोलता है कि उसका नाम एप्स्टीन लिस्ट में नहीं है, तो वो चिल करे। सोफिया अपनी बहन को बताती है कि ओरहान ने उसकी लाइफ बचाई है। ये सुनकर सेल्मा थोड़ा काम हो जाती है और सोफिया को डांटती है कि वो बिना बताए अकेले डंजन में क्यों गई। फिर बातचीत शुरू होती है। ओरहान सेल्मा को बताता है कि उसे हीलो पार्टी से निकाल दिया गया है और अब वो बेसिकली एक वैगाबॉन्ड है। ये सुनकर सेल्मा की आंखों में चमक आ जाती है। ओरहान को लगता है कि शायद वो उसे अपनी पार्टी में रिक्रूट करना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही वो साफ बोल देता है कि उसका अभी किसी भी पार्टी में ज्वाइन करने का कोई प्लान नहीं है। सेल्मा हंसते हुए कहती है कि वो खुद को इतना स्पेशल न समझे और पूछती है कि क्या वो एक जॉब करना चाहेगा। ओरहान सरप्राइज्ड हो जाता है और क्यूरियोसिटी से पूछता है, जॉब कैसी? सेल्मा बताती है कि उसकी गिल्ड की एक बड़ी पार्टी कल डंजन में जाने वाली है। उसमें बहुत सारे न्यू एडवेंचरर्स होंगे। सीनियर मेंबर्स को उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। उनका काम होगा हर 10 लेवल पर आने वाले फ्लोर बॉस को डिफीट करना और ये इंश्योर करना कि कोई भी बच्चा या नया एडवेंचरर मरे नहीं। सेल्मा आगे एक्सप्लेन करती है कि इस एक्सपीडिशन का मेन गोल एक ही है, किसी भी हालत में कैजुअलिटीज 0 रहनी चाहिए। वो बताती है कि इस मिशन को एक स्पॉन्सर ने ग्रीन लाइट दी है। अगर ओरहन एक्स्ट्रा एडवेंचरर के तौर पर उनके साथ चले तो उसे बहुत खुशी होगी। वो साफ बोलती है कि वो ओरहन की स्किल्स और स्ट्रेंथ को पूरा रिस्पेक्ट देती है और अगर ऐसा नहीं होता तो वो उसे कभी ये रिक्वेस्ट नहीं करती। ये वर्ड्स ओरहन के दिल में गहराई तक उतर जाते हैं। उसे याद आ जाता है कि हीरो पार्टी से बाहर निकाले जाने की सबसे बड़ी वजह भी यही थी। उसके पार्टी मेंबर्स सेल्मा की मैजिक देखकर बहुत इम्प्रेस हो गए थे और तभी उन्होंने डिसाइड किया था कि उन्हें अपनी पार्टी में उससे बेहतर मेट चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद ओरहन अग्री कर जाता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि वो डंजन में सिर्फ स्वॉर्ड्समैन के तौर पर जाएगा, क्योंकि अब वो खुद को मेज नहीं मानता।
ये सुनकर सेल्मा को थोड़ी टेंशन होती है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि ओरहन को रिक्रूट करना ज्यादा जरूरी है। उसके मन में आता है कि जब सिचुएशन सीरियस होगी तब ओरहन खुद ही अपने मेज रोल में वापस आ जाएगा। डिनर के बाद ओरहन एक शॉप पर जाता है नया गियर लेने, आर्मर और वेपन्स। शॉप का ओल्ड मैन उसे देखते ही ऐसे ग्रीट करता है जैसे वो कोई पुराना दोस्त हो। ये वही ओल्ड मैन था जो शुरू से ओरहन को वेपन्स और आर्मर देता आया था, तब से जब ओरहन कुछ भी नहीं था। भारी दिल से वो उसे बताता है कि अब वो हीरो पार्टी में नहीं है, इसलिए आगे वो उसकी शॉप का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएगा। वो कहता है कि अब किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन सा वेपन यूज करता है या आर्मर कहाँ से लेता है। फिर वो ओल्ड मैन से सॉरी बोलता है कि उसने उसे डिसअपॉइंट किया। ओल्ड मैन बस मुस्कुराता है और ओरहन को थैंक्स बोलता है। वो कहता है कि ओरहन ने अब तक जो भी किया है उसके लिए वो ग्रेटफुल है। लोग आज भी उसकी बात सुनेंगे क्योंकि वो जेन्युइनली अच्छा इंसान है, स्ट्रांग है और एक दिन फिर से टॉप पर पहुंचेगा। ये सुनकर ओरहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे रियलाइज होता है कि अभी भी कोई है जो उस पर बिलीव करता है। उसी मोमेंट वो डिसाइड करता है कि वो खुद को जीरो से फिर से बिल्ड करेगा, और इस बार पूरी ताकत के साथ। अगली मॉर्निंग ओरहन सोफिया के साथ सिल्वर रैबिट क्लैन के हेड विंस से मिलने जाता है। विंस उन्हें क्लैन बिल्डिंग में वेलकम करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। ओरहन रिस्पेक्टफुली कहता है कि इतने पावरफुल क्लैन के लीडर से मिलना उसके लिए ऑनर की बात है। विंस स्माइल करता है और कहता है कि उसे इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों इक्वल्स हैं। विंस बताता है कि वो ओरहन की अचीवमेंट्स के बारे में सब जानता है और ये भी जानता है कि हीरो पार्टी की सक्सेस के पीछे ओरहन एक मेन रीजन था। वो कहता है कि फॉर्मल बातें साइड में रखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला असल में क्या सोच रहा है। फिर वो बोलता है कि अब फोकस करंट टास्क पर होना चाहिए, इस टीचिंग एक्सपीडिशन पर। विंस सेल्मा की तरफ देखता है और सेल्मा प्लान एक्सप्लेन करना शुरू करती है। वो बताती है कि पार्टी डंजन के फर्स्ट फ्लोर से डायरेक्ट 51st फ्लोर तक सिर्फ 3 डेज में जाएगी। डे 1 पर टारगेट होगा फ्लोर 21, डे 2 पर फ्लोर 36 और डे 3 पर 51st फ्लोर को क्लियर करना। एक्सप्लेन करते हुए सेल्मा को कल विंस के साथ हुई बात याद आ जाती है, जब उसने पहली बार बताया था कि ओरहन को हीरो पार्टी से निकाल दिया गया है। विंस ने उसी टाइम कहा था कि हीरो पार्टी ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक की है। ओरहन के बिना जो हर चीज परफेक्ट मैनेज करता था, वो पार्टी पहले जैसी स्ट्रांग कभी नहीं रह पाएगी। सेल्मा इससे अग्री करती है। वो कहती है कि ओरहन की सपोर्ट मैजिक ने पार्टी को एक ऐसे लेवल तक पहुंचाया था जो उसके बिना पॉसिबल ही नहीं था। वो जानती है कि रॉ पावर के मामले में ओरहन की सपोर्ट मैजिक कुछ एस रैंक मेजेस से कम हो सकती है, लेकिन उसकी कास्टिंग स्पीड उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो खुद सेल्मा से भी 4 गुना फास्ट थी। उसे वो फाइट्स याद आती हैं जहां ओरहन अपने ओरिजिनल स्पेल्स यूज करता था। उससे भी ज्यादा इंप्रेसिव थी उसकी सिचुएशन समझने की एबिलिटी और क्विक डिसीजंस लेने की पावर, जो ऑलमोस्ट अनमैच्ड थी। सेल्मा कहती है कि ओरहन के बाहर होते ही हीरो पार्टी अपना टॉप पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाएगी, और यही मौका है सिल्वर रैबिट्स के लिए कंट्री की स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बनने का। ये सब सुनकर विंस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतना टैलेंटेड एन्चेंटर ऐसे जॉइंट डंजन रेड के लिए क्यों अग्री करेगा, जहां उसे खुद को कुछ खास गेन नहीं होगा। सेल्मा जवाब देती है कि अक्सर सपोर्ट मेजेस को वो फेम नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। वो खुद फेमस है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मैजिक फ्लैशी है और लोगों की आंखों को अट्रैक्ट करती है। असल में ट्रूली स्ट्रांग मेजेस अक्सर डार्कनेस में रह जाते हैं, बिना रिकग्निशन के। तभी ओरहन बात में इंटरवीन करता है। वो कंफर्म करने के लिए पूछता है कि डंजन में 10 रुकी पार्टीज जाएंगी और 5 एस्कॉर्ट्स होंगे, जिनमें सेल्मा और वो खुद शामिल होंगे। रुकीज रोटेशन में मॉन्स्टर्स से फाइट करेंगे, लेकिन अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ तो एस्कॉर्ट्स तुरंत जंप इन करेंगे ताकि रुकीज सेफ रहें। लेकिन ओरहन को एक बात कंफ्यूजिंग लगती है। वो पूछता है कि सिर्फ 5 एस्कॉर्ट्स ही क्यों हैं, अगर गोल रुकीज को पूरी तरह सेफ रखना है तो। यहीं पर डिस्कशन थोड़ी सीरियस हो जाती है और मिशन का असली चैलेंज धीरे धीरे सामने आने लगता है। सेल्मा जवाब देती है कि ऐसा जानबूझकर किया गया है। वो चाहती है कि रुकीज डंजन का रियल स्ट्रेस खुद फील करें और अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट न करें। ओरहन उसके एक्सप्लेनेशन पर पूरी तरह बिलीव नहीं करता, लेकिन वो ये भी समझता है कि जो इंसान किसी क्लैन का हिस्सा नहीं होता, उसे कोई भी अपने रियल मोटिव्स नहीं बताता, इसलिए वो ज्यादा सवाल नहीं करता। इन सब के बावजूद ओरहन क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वैसे भी उसके पास करने के लिए कुछ खास नहीं है। ये सुनकर विंस खुश हो जाता है और बताता है कि उसे एडवांस में 2 गोल्ड पीसेस मिलेंगे और मिशन कंप्लीट होने पर 10 और। ये सुनकर ओरहन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो पूछता है कि क्या ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये तो लगभग 1 साल की अर्निंग के बराबर है। सेल्मा जवाब देती है कि वो ओरहन को बहुत वैल्यू करते हैं, इसलिए चाहते हैं कि उसे प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिले।
औरहान थैंक्स बोलता है और प्रॉमिस करता है कि वो अगली मॉर्निंग उनसे मिलेगा और बेस्ट देगा। अगली मॉर्निंग जल्दी आ जाती है। औरहान डंजन एंट्रेंस पर पहुंचता है जहां कई नए एडवेंचरर्स खड़े होते हैं। सब एक्साइटेड भी हैं और थोड़े नर्वस भी। वो जल्द ही सोफिया और सेल्मा को रेडी हालत में देख लेता है। औरहान सेल्मा की आउटफिट की तारीफ कर देता है। ये देखकर सोफिया इरिटेट हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि वो माइनर है। औरहान बोलता है कि थोड़ा चिल करे क्योंकि वो माइकल जैक्सन का फैन भी नहीं है। सोफिया पूछती है कि वो आजकल कहाँ रह रहा है क्योंकि पहले वो अपनी पार्टी के मैंशन में रहता था। औरहान बताता है कि अभी वो इन में रह रहा है लेकिन जल्द ही कोई प्रॉपर जगह ढूंढ लेगा। इतना कहकर औरहान चारों तरफ देखता है और बोलता है कि लगता है सब लोग आ चुके हैं तो एक्सपेडिशन शुरू करनी चाहिए। सेल्मा अग्री करती है और सोफिया को अपनी पार्टी में ज्वाइन करने बोलती है। इसके बाद सेल्मा औरहान को बाकी 3 एस्कॉर्ट्स के पास ले जाती है जो जर्नी स्मूथ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। सेल्मा औरहान का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि वो बेहद स्ट्रांग है और वो उस पर पूरा ट्रस्ट करती है। बाकी तीनों एस्कॉर्ट्स उसे वार्मली वेलकम करते हैं। इंट्रोडक्शन के दौरान ब्लू हेयर वाला लड़का एंट खुद को टैंक बताता है। उसके बाद ब्लॉन्डी बर्न भी कहता है कि वो भी टैंक है। आखिरी शॉर्ट हेयर लड़की कैथी आगे आती है और बताती है कि वो हीलर है। औरहान तुरंत समझ जाता है कि वो फ्रंट लाइन अटैकर होगा और सेल्मा एन्चेंटर होगी। इस तरह एस्कॉर्ट्स की पार्टी काफी बैलेंस्ड बन जाती है। लेकिन औरहान के मन में एक सवाल आता है, अगर उसने ज्वाइन करने से मना कर दिया होता तो इनका प्लान क्या होता। उसे लगता है कि कुछ न कुछ फिशी जरूर है। फिर भी वो आगे बढ़ने का डिसाइड करता है और देखना चाहता है कि आगे क्या होता है। थोड़ी देर बाद सेल्मा सारे रुकीज को एक जगह गैदर करती है और औरहान का इंट्रोडक्शन कराती है। वो बताती है कि इस जर्नी के लिए उन्हें एक बेहद स्ट्रांग हेल्पर मिला है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। वो ये भी बताती है कि औरहान 94th फ्लोर तक जा चुका है जहां तक वो खुद भी अभी नहीं पहुंची है। वो हीरो पार्टी का हिस्सा रह चुका है, इसलिए वो देश के स्ट्रांगेस्ट लोगों में से एक है। ये सुनकर सारे न्यूबीज काफी हाइप हो जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशंस औरहान पर प्रेशर डालने लगती हैं। उसे थोड़ा इंटिमिडेटेड फील होता है क्योंकि अब इतने लोग उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। सब एक्सप्लेन करने के बाद सेल्मा बाकी एस्कॉर्ट्स को अपनी अपनी पार्टी संभालने को कहती है। फिर औरहान से कहती है कि वो 10th पार्टी को लीड करेगा जिसे सबसे प्रॉमिसिंग माना जा रहा है। सेल्मा को लगता है कि सही गाइडेंस मिलने पर ये पार्टी मिडिल लेवल डंजन्स भी आसानी से हैंडल कर लेगी। ये बात औरहान को फिर कंफ्यूजिंग लगती है। वो सोचता है कि एक आउटसाइडर को बेस्ट पार्टी क्यों दी जा रही है। फिर भी वो 10th ग्रुप की तरफ बढ़ता है और नोटिस करता है कि सोफिया भी उसी ग्रुप में है। वो पूछता है कि क्या कोई लेट है क्योंकि उसे सिर्फ 3 लोग दिख रहे होते हैं। तभी ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का लोगन बोलता है कि इस पार्टी में सिर्फ वो 3 लोग हैं। ये थोड़ा अनयूजुअल होता है क्योंकि 3 मेंबर्स वाली पार्टी रेयर होती है। लेकिन लोगन कॉन्फिडेंटली कहता है कि पार्टी में सिर्फ 3 लोग इसलिए हैं क्योंकि कोई भी उनके पेस मैच नहीं कर पाता। वो खुद को पार्टी का लीडर बताता है और दावा करता है कि वो एन्चेंटर है जो फ्यूचर में सेल्मा से भी बेटर बनेगा। औरहान तुरंत समझ जाता है कि इस लड़के को एटीट्यूड प्रॉब्लम है। वो सोचता है कि कहीं ये आगे चलकर ट्रबल न बन जाए। फिलहाल वो दूसरी लड़की की तरफ बढ़ता है। लड़की खुद को कैरल बताती है और कहती है कि वो टैंक है। लेकिन औरहान नोटिस करता है कि उसके पास कोई आर्मर नहीं है। वो पूछता है कि क्या वो डंजन के अंदर आर्मर पहनेगी। कैरल जवाब देती है कि वो शील्ड या आर्मर यूज ही नहीं करती। औरहान पूछता है कि इसका मतलब वो ब्लॉकिंग से ज्यादा डॉजिंग पर फोकस करती है। कैरल कंफर्म करती है और कहती है कि वो नहीं चाहती कि कोई मॉन्स्टर उसे टच भी करे। डॉज टाइप टैंक्स काफी रेयर होते हैं क्योंकि वो स्पीड और स्किल्स के दम पर अटैक्स डॉज करते हैं और पास से काउंटर करते हैं। लेकिन इसके लिए रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए होता है जो इस लड़की में साफ नजर नहीं आता। औरहान आगे कुछ पूछने ही वाला होता है। औरहान पूछता है कि क्लैन ने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। इस पर ब्लॉन्डी जवाब देता है कि क्लैन ने कैरल को कई बार समझाया था कि जब तक उसे प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं मिल जाता तब तक उसे नॉर्मल टैंक की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन कैरल ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। अब औरहान को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये पार्टी शायद एक स्टार पार्टी बन सकती है, लेकिन साथ ही ये एक प्रॉब्लम पार्टी भी है जिससे एस्कॉर्ट्स डील नहीं करना चाहते थे। कुछ ही देर बाद एक्सपीडिशन फाइनली स्टार्ट होती है और सब लोग डंजन के अंदर एंटर करते हैं। कैरल एक पल के लिए भी चुप नहीं रहती। वो लगातार औरहान से पूछती रहती है कि उसने हीरो पार्टी क्यों छोड़ी। औरहान समझ ही नहीं पाता कि उसे चुप कैसे कराए। फिलहाल जर्नी स्मूथ चलती है। औरहान चलते चलते उनके पीछे मैजिकल ट्रैप सेट करता जाता है जो छोटे मॉन्स्टर्स को ऑटोमेटिकली खत्म कर देते हैं। वो बेकार की फाइट्स में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता।
आखिरकार वो लोग 20th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। अब ओरहान को अपनी पार्टी की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो रियलाइज करता है कि ब्लॉन्डी सिर्फ बातें ही नहीं करता, बल्कि उसके पास सच में एन्चांटर के तौर पर सॉलिड स्किल्स हैं। अगर वो ऐसे ही इम्प्रूव करता रहा तो आसानी से ए रैंक पार्टी के लेवल पर ऑपरेट कर सकता है। लेकिन उसकी एक बड़ी वीकनेस है, वो डायरेक्शंस देने में काफी वीक है, जबकि एन्चांटर के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होती है। कैरल बहुत फास्ट है, जो डॉज टाइप डिफेंडर के लिए जरूरी भी है, लेकिन उसके साथ दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि वो बिना सोचे समझे सीधे मॉन्स्टर्स पर रश कर जाती है, जबकि उसका मेन रोल पार्टी की डिफेंस इंश्योर करना होना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो मेन वेपन के तौर पर दो छोटे डैगर्स यूज करती है। ये उसके स्टाइल को सूट तो करते हैं, लेकिन जब सच में डिस्ट्रक्टिव पावर चाहिए होगी तब शायद ये इनफ ना हो। सोफिया रॉ टैलेंट के मामले में सबसे वीक है, लेकिन वो कंप्लीट रुकी से काफी बेटर है। उसमें कोई बड़ी फ्लॉ भी नहीं है, इसीलिए ओवरऑल वो ग्रुप की सबसे बैलेंस्ड मेंबर बन जाती है। केव के एंड पर एस्कॉर्ट्स लेवल 20 फ्लोर बॉस को डिफीट कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि अब वो लोग 21st फ्लोर पर जा सकते हैं, जो डे 1 का टारगेट था। कंप्लीशन प्रूफ के लिए सब अपने आईडी कार्ड्स रजिस्टर कराते हैं और फिर रात के लिए बाहर निकल जाते हैं, ताकि रेस्ट लेकर नेक्स्ट मॉर्निंग जर्नी कंटिन्यू कर सकें। लेकिन अगली सुबह जब ओरहान उठता है तो न्यूज़पेपर देखकर उसका दिल टूट जाता है। फ्रंट पेज पर उसकी फोटो छपी होती है, जिसे हर कोई देख सकता है। हीरो पार्टी ऑफिशियली अनाउंस करती है कि उन्होंने ओरहान को किक कर दिया है और उसकी जगह नया एन्चांटर हायर कर लिया है। ये खबर उसे जितना लगा था उससे कहीं ज्यादा हर्ट करती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। वो बाहर निकलता है डंजन के पास सबको मिलने के लिए। रास्ते में वो सोचता है कि क्या आज रुकीस का बिहेवियर बदला हुआ होगा। रास्ते में उसे एक ब्लू हेड लड़की रोकती है। वो लूना निकलती है, हीरो पार्टी की हीलर। ओरहान को याद आता है कि जब बाकी सब लोग उसके साथ कोल्ड बिहेव करने लगे थे, तब भी लूना हमेशा स्माइल करती थी और हेल्प करने के लिए रेडी रहती थी। जिस दिन ओरहान को पार्टी से निकाला गया था, उस दिन लूना किसी एरंड पर बाहर थी, वरना शायद बाकी लोग उसे इतनी आसानी से बाहर नहीं कर पाते। लूना ओरहान का हाथ पकड़ती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो पार्टी को समझाने की कोशिश करेगी कि उन्हें कितनी जरूरत है। वो उनके प्रॉमिस की बात करती है कि वो सब मिलकर ग्रेट डंजन क्लियर करेंगे। ये सुनकर ओरहान और ज्यादा हर्ट हो जाता है। गुस्से में वो बोलता है कि वो प्रॉमिस तीनों ने मिलकर किया था, ओलिवर समेत, और वही इंसान था जिसने उसे पार्टी से बाहर निकाला। टूटे दिल के साथ ओरहान लूना से कहता है कि वो उस पार्टी में कभी वापस नहीं आएगा। फिर वो डंजन एंट्रेंस की तरफ बढ़ जाता है। चलते हुए वो सोचता है कि न्यूज़पेपर में साफ लिखा था कि उसे हीरो पार्टी से बैनिश किया गया है। इसका मतलब नए रिक्रूट्स अब कंफ्यूज होंगे कि उसके बारे में क्या सोचें, खासकर जब सेल्मा ने उसे इतना हाइप किया था हीरो पार्टी का मेंबर बताकर। अब सच सबके सामने आ चुका था। ओरहान डंजन एंट्रेंस पर पहुंचता है। सारे रुकीज पहले से खड़े होते हैं, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। साफ दिखता है कि सबने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया है। नए एडवेंचरर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ओरहान अब हीरो पार्टी का हिस्सा नहीं है। लोगन सोचता है कि अगर ओरहान अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता तो बात अलग होती, लेकिन न्यूज़पेपर में साफ लिखा था कि उसे वीक होने की वजह से पार्टी से निकाला गया है, और यही बात सब कुछ बदल देती है। ओरहान रुकीज को ग्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिलता है। उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ एक स्टूपिड हेडलाइन की वजह से वो आज यहाँ उतना वेलकम नहीं है जितना कल था। तभी सेल्मा, एंट, बर्न और कैथी वहां पहुंचते हैं। सेल्मा ओरहान से इमीडिएटली अपोलोजाइज करती है। वो बोलती है कि रुकीज को काम रखने के लिए उसने हीरो पार्टी वाली बात थोड़ी ज्यादा पुश कर दी थी। ओरहान उसे तुरंत बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो कहता है कि उसे हमेशा की तरह सिर ऊंचा रखकर पार्टी को लीड करना चाहिए। यहीं पर ओरहान अपने दिल की चोट को छुपाकर फिर से आगे बढ़ने का फैसला करता है। सेल्मा ओरहान से कहती है कि वो डंजन के अंदर सपोर्ट देगा। बाकी एस्कॉर्ट्स भी साफ बोलते हैं कि ओरहान और हीरो पार्टी के बीच जो भी इशू रहा हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आंट, बर्न और कैथी ये भी कहते हैं कि सच ये है कि ओरहान उन गिने चुने लोगों में से है जो 94th फ्लोर तक गया है और जिंदा वापस भी आया है। ये सुनकर ओरहान को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि लगातार स्क्रूटनी से उसका मन भारी हो चुका था। वो अपनी पार्टी की तरफ जाता है। सोफिया और कैरल पूरे दिल से उसे गुड मॉर्निंग बोलती हैं। लोगन थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और उसे समझ नहीं आता कि ओरहान से कैसे बिहेव करे। आइस ब्रेक करने के लिए ओरहान खुद ही पूछता है कि क्या उन्होंने आज का न्यूज़पेपर देखा। सोफिया और कैरल कहती हैं कि उन्होंने देखा, लेकिन वो पढ़ने लायक नहीं है क्योंकि वो झूठ से भरा है।
लोगन बोलता है कि वो फॉक्स न्यूज नहीं देखता, इसलिए उसे सच सुनने की आदत है। वो ओरहान से पूछता है कि न्यूज़पेपर में लिखा सच है या नहीं। ओरहान कामली बोलता है कि टेक्निकली न्यूज़पेपर सच है, क्योंकि उसे वीक होने की वजह से पार्टी से बैनिश किया गया था। वो बाकी मेंबर्स से सॉरी बोलता है कि उसने ये बात पहले नहीं बताई, और कहता है कि वो वैसा हीरो नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। सोफिया अब और कंट्रोल नहीं कर पाती। वो बोलती है कि ओरहान सच नहीं बोल रहा। वो बताती है कि उसने खुद देखा है कि ओरहान ने अकेले ऑक्स की बड़ी आर्मी को बिना पसीना बहाए हरा दिया था। ओरहान सोफिया को थैंक्स बोलता है और पार्टी से कहता है कि भले ही वो हीरो पार्टी में नहीं है, लेकिन वो उन्हें सेफली 51st फ्लोर तक ले जा सकता है। वो उनसे ट्रस्ट करने को कहता है। सोफिया और कैरल सैटिस्फाइड लगती हैं, लेकिन लोगन डिसअपॉइंटेड फील करता है। उसे लगता है कि उसके साथ बिट्रेयल हुआ है। कुछ देर बाद सब डंजन में एंटर करते हैं। आज रिक्रूट्स को 21st से 35th फ्लोर तक जाना है। अब भी ओरहान को गाइड करने की परमिशन नहीं है, उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो तब जंप इन करना है। जर्नी स्मूथ चलती रहती है। 24th फ्लोर पर कैरल अपने ट्विन डैगर्स और क्लोज कॉम्बैट से मॉन्स्टर्स को हैंडल कर लेती है। 30th फ्लोर पर सोफिया बड़े मॉन्स्टर्स को डिफीट करती है। ये देखकर ओरहान सरप्राइज होता है और सोचता है कि शायद उसने सोफिया को अंडर एस्टिमेट किया था। जल्द ही वो 31st फ्लोर पर पहुंचते हैं। ये मिडिल फ्लोर्स हैं, जहां रुकीज अननोन टेरिटरी में एंटर करते हैं। अब ओरहान आगे चलता है और पार्टी को लीड करता है। वो इंश्योर करता है कि कुछ अनयूजुअल हिडन न हो। उसे गॉब्लिन्स की प्रेजेंस फील होती है। वो पार्टी को फाइट के लिए रेडी रहने को बोलता है। वो ये भी नोटिस करता है कि एक स्ट्रे ऑर्क भी पास ही घूम रहा है। फिर भी रुकीज की स्किल्स देखकर उसे चिंता नहीं होती। ओरहान कैरल को गॉब्लिन्स पर अटैक करने को कहता है और सोफिया को लॉन्ग रेंज मैजिक से ऑर्क को हैंडल करने को बोलता है। दोनों इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हैं। कैरल गॉब्लिन से क्लैश करती है। सोफिया ऑर्क के सामने रेडी होती है। ओरहान लोगन से सपोर्ट मैजिक यूज करने को कहता है, लेकिन उससे पहले ही लोगन कई मैजिकल सर्कल्स बना चुका होता है। वो कैरल पर एजिलिटी स्पेल्स कास्ट करता है। अब भी लोगन फुली कन्विंस्ड नहीं है कि ओरहान को गाइड करना चाहिए। उसे लगता है कि ये एडवाइस तो कोई भी दे सकता था। अचानक सिचुएशन ट्रिकी हो जाती है। ऑर्क सोफिया की पीटीएसडी ट्रिगर कर देता है। सोफिया पैनिक करती है और अटैक नहीं कर पाती। ये डिजास्टर बन सकता था। लोगन अपने मैजिक में बिजी है और पूरा फोकस कैरल पर है। वो हेल्पलेस होकर ओरहान को देखता है और सोचता है कि ये कैसा गाइड है जो सोफिया की हेल्प नहीं कर रहा। तभी वो देखता है कि ओरहान एक मैजिकल साइन बनाता है जो ऑर्क की स्पीड ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। ओरहान सोफिया के पास जाता है और कामली बोलता है कि वो टाइम ले, सही एम करे। वो उसे याद दिलाता है कि वो ऑर्क से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। सोफिया डीप ब्रेथ लेती है। फिर वो एक ह्यूज फायरबॉल बनाती है जो ऑर्क को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। पार्टी के सारे मेंबर्स शॉक हो जाते हैं। खुद ओरहान भी सरप्राइज होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सोफिया एडवांस्ड मैजिक यूज कर सकती है। कैरल दौड़कर सोफिया को हक करती है। ओरहान सोफिया की तारीफ करता है और उसे एक्सीलेंट शॉट बोलता है। इसके बाद वो 35th फ्लोर पर पहुंचते हैं। वहां एक डेथ टेरेंटुला उनका रास्ता रोकती है। लोगन पैनिक कर जाता है और सोचता है कि अब सब मर जाएंगे, क्योंकि उसके हिसाब से उस मॉन्स्टर को डिफीट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन सोफिया और कैरल का ओरहान पर पूरा भरोसा होता है। वो चुपचाप खड़ी रहती हैं और उसके नेक्स्ट कमांड का वेट करती हैं। यहीं से बैटल का असली टेस्ट शुरू होता है। ओरहान तुरंत ऑर्डर्स देता है। वो लोगन से कहता है कि कैरल के लिए एजिलिटी और स्ट्रेंथ अप यूज करे और सोफिया पर मैजिक अप लगाए। लोगन मन ही मन सोचता है कि क्या ये स्ट्रैटेजी फिर से काम करेगी। फिर भी वो स्पेल्स कास्ट कर देता है। कैरल मॉन्स्टर के पास जाकर क्लोज कॉम्बैट शुरू करती है। ओरहान लोगन को रोकता है और समझाता है कि अगर वो आगे गया तो पूरी पार्टी डिसएडवांटेज में होगी। सोफिया को मॉन्स्टर की बैक स्लैश करने को कहता है। सोफिया जंप करके स्पाइडर की बैक स्लैश करती है। स्पाइडर कैरल पर अटैक करता है, लेकिन कैरल सारे अटैक्स डॉज और डिफ्लेक्ट कर देती है। ओरहान लोगन से कहता है कि कैरल पर स्पेल्स कंटिन्यू रखे। सोफिया एरो कटर यूज करके स्पाइडर की लेग्स काट देती है। स्पाइडर जमीन पर गिरता है। कैरल खुशी में सेलिब्रेट करती है, लेकिन ओरहान सावधान करता है कि फाइट खत्म नहीं हुई। स्पाइडर अभी जिंदा है और वेब से कैरल को पकड़ लेता है। ओरहान लोगन को स्ट्रेंथ और स्पीड अप देने को कहता है। सोफिया रॉक एरो रेडी करती है और कैरल के नाइस पर शार्पनेस एनहांस स्पेल डालता है। कैरल मॉन्स्टर की पकड़ से खुद को छुड़ा लेती है और सोफिया की रॉक एरो पावरफुल हिट के साथ स्पाइडर डिस्ट्रॉय कर देती है। एक्सपीडिशन खत्म होती है। ओरहान लोगन की तारीफ करता है और कहता है कि उसके सपोर्ट स्पेल्स के बिना ये लड़ाई जीतना मुश्किल होता।
सूरज ढल रहा है। सेल्मा रुकीज को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और सही रेस्ट लेने की एडवाइस देती है। आंट और बर्न ऑरहन को लंच के लिए इनवाइट करते हैं। ऑरहन एक्सेप्ट करता है। सिटी में लोगन सोफिया से पूछता है कि ऑरहन ने स्पेल्स कैसे यूज किए। सोफिया बताती है कि पहले विंड ब्लास्ट था, फिर स्वॉर्ड को मैजिक से एनहांस किया। लोगन रियलाइज करता है कि ऑरहन सिर्फ नॉर्मल मेज नहीं बल्कि जीनियस है। टैवन में ऑरहन आंट और बर्न को बताता है कि वो हमेशा स्वॉर्ड्समैन ही रहेगा। उसने अपने ग्रैंडफादर को ह्यूज बीस्ट से लड़ते देखा था और तब डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो वो स्वॉर्ड्समैन बनेगा। हीरो पार्टी में स्वॉर्ड्समैन बनना उसके लिए सपना था, लेकिन लोअर फ्लोर्स में मॉन्स्टर्स और स्ट्रांग हो गए। सेल्मा ने एन्चेंटर स्ट्रैटेजी पॉपुलर की और ऑरहन ने स्वॉर्ड्समैन छोड़कर एन्चेंटर बनकर पार्टी का सपोर्ट संभाला। ऑरहन सोचता है कि अब हीरो पार्टी के पास फ्लोर्स क्लियर करने का कोई चांस नहीं। वो डिसाइड करता है कि अब वो सबसे वेल राउंडेड स्वॉर्ड्समैन बनेगा और अकेले लोअर फ्लोर्स हैंडल करेगा। अगली सुबह हीरो पार्टी उसी डंजन में उससे मिलने वाली है। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अगले ही दिन हीरोज पार्टी उसी डंजन में उससे मिलने वाली है जिसे वो खुद कॉन्कर करना चाहता है। अगली सुबह ऑरहन केव की तरफ निकलता है, ये सोचते हुए कि आज यंग पार्टी को लीड करने का उसका आखिरी दिन है। एंट्रेंस से थोड़ी दूरी पर उसे सोफिया और बाकी मेंबर्स उसका इंतजार करते दिखते हैं। सब उसे वार्मली ग्रीट करते हैं और ऑरहन महसूस करता है कि आज पार्टी का कॉन्फिडेंस उस पर पहले से कहीं ज्यादा है। यहां तक कि लोगन भी आज अनयूजुअली रिसेप्टिव और ट्रस्टिंग लग रहा था। कैरल मुस्कुराते हुए कहती है कि क्योंकि आज लास्ट डे है, सोफिया कुछ कहना चाहती है। वो सोफिया को एल्बो मारकर बोलने के लिए पुश करती है, लेकिन सोफिया घबरा जाती है। वो अपनी ट्रू फीलिंग्स बोलने से डर जाती है और शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। असल में पिछली रात बात लेते वक्त सोफिया ने कैरल को बता दिया था कि वो चाहती है ऑरहन नाइट सिल्वर क्लैन में ही रहे और उन्हें टॉप तक पहुंचाने में हेल्प करे। लेकिन इससे पहले कि सोफिया ऑरहन से दिल की बात कह पाती, सेल्मा उसे बुला लेती है। ऑरहन सोफिया से कहता है कि वो बाद में बात करेगा और आगे बढ़ जाता है। बाकी गाइड्स की तरफ जाते हुए ऑरहन कुछ रुकीज की बातें सुन लेता है। वे डिस्कस कर रहे थे कि हीरोज पार्टी भी आज डंजन जा रही है। नए मेंबर के साथ उनका ट्रायल रन होने वाला था ताकि कोऑर्डिनेशन चेक किया जा सके। ऑरहन सोचने लगता है कि वे किस फ्लोर से स्टार्ट करेंगे। जल्दी ही उसे पता चलता है कि वे डीपेस्ट फ्लोर 94 से नहीं बल्कि सीधे 92nd फ्लोर से स्टार्ट करेंगे। ये सुनकर ऑरहन शॉक हो जाता है। उसके हिसाब से हीरोज पार्टी को न्यू कैंडिडेट के साथ सीधे 92nd फ्लोर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। उन्हें पहले लोअर फ्लोर्स पर टीम वर्क समझना चाहिए था। आखिर में ऑरहन डिसाइड करता है कि हीरोज पार्टी के बारे में सोचना वेस्ट ऑफ टाइम है। अब उसे सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। 92nd फ्लोर पर ऑलिवर, जो पार्टी का लीडर है, अपनी टीम को हाइप करता है। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि इस डंजन को क्लियर करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी सबको गार्ड पर रहने के लिए कहता है। वो नए मेंबर फिली की तरफ मुड़ता है जो ग्रीन हेड एन्चेंटर है। टैंक उसे बोलता है कि वो दिखाए कि वो क्या कर सकती है। तभी इडियट मेज बोल पड़ता है कि फिली कोई ऑरहन जैसा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जैकएस नहीं है, इसीलिए उन्हें किसी प्रॉब्लम की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऑलिवर फिर लूना की तरफ देखता है। वो साइलेंट डिफायंस में चुप खड़ी होती है क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि ऑरहन जाए। ऑलिवर खुद से मान लेता है कि इस डंजन रन के बाद लूना भी मान जाएगी कि उनका डिसीजन सही था और प्रॉब्लम ऑरहन ही था। असल में लूना उस प्लान का हिस्सा ही नहीं थी जिसमें ऑलिवर और बाकी लोगों ने ऑरहन को बाहर निकालने का फैसला किया था। उसे इसके बारे में उसी शाम पता चला था जब ऑलिवर फिली को पार्टी में सेलेक्ट होने पर कांग्रेचुलेट कर रहा था और उसके लिए वेलकम पार्टी रखी गई थी। एन और डेरिक दोनों ऑरहन का मजाक उड़ा रहे थे। वे कह रहे थे कि अब जब उनके पास रियल एन्चेंटर है और कोई गुड फॉर नथिंग जैक ऑफ ऑल नहीं है तो वे जल्दी ही 100th फ्लोर तक पहुंच जाएंगे। एन ने फिली से यह भी कहा कि पार्टी के पास बहुत पैसा है, लेकिन ऑरहन हमेशा खर्च करने में बहुत केयरफुल रहता था। ये सुनकर फिली अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो पूछती है कि क्या पार्टी फंड्स सिर्फ पार्टी के लिए नहीं होते, पर्सनल यूज के लिए भी? एन उसकी बात इग्नोर कर देती है और कहती है कि इतना पैसा हो तो खर्च करना भी आना चाहिए। बीच में ऑलिवर बोलता है कि अब ऑरहन की बातें बंद करनी चाहिए क्योंकि वो अब इररेलेवेंट है। सब फिली के ज्वाइनिंग के ऑनर में ग्लास उठाते हैं। तभी लूना हाफती हुई अंदर आती है और ऑलिवर से कहती है कि उसे उससे बात करनी है। अचानक उसकी नजर फिली पर पड़ती है जिसे वो जानती भी नहीं थी। वो ऑलिवर से पूछती है कि क्या वे प्राइवेट में बात कर सकते हैं। ऑलिवर मना कर देता है और कहता है कि जो भी बात है यही सबके सामने होगी। मजबूरी में लूना सबको बताती है कि उसने सुना है ऑरहन नाइट सिल्वर क्लैन के साथ रेड पर जा रहा है। वो पूछती है कि ये पॉसिबल कैसे है। डेरिक और एन दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। एन सवाल करती है कि ऑरहन सिर्फ 3 दिन में नाइट सिल्वर क्लैन कैसे ज्वाइन कर सकता है जब उन्होंने उसे इतना वीक बताया था। डेरिक बोलता है कि वो जरूर अभी भी। लूना पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। वो पूछती है कि आखिर ये सब किस बारे में बात कर रहे हैं।
ऑलिवर उसे काम रहने को कहता है और ध्यान से सुनने के लिए बोलता है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, एन बीच में घुस जाती है और लूना को बता देती है कि वो गुड फॉर नथिंग जैक ऑफ ऑल ओरहन 3 दिन पहले ही पार्टी छोड़कर चला गया था। ये सुनते ही लूना को जोर का शॉक लगता है। वो खुद से सोचती है कि क्या ओरहन ने आखिरकार उन सब पर हार मान ली। लेकिन डेरिक, जो एक जायंट इडियट है, अपनी बड़ी सी जुबान खोल देता है और कहता है कि बात बिल्कुल उल्टी है। ओरहन ने पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने खुद उसे पार्टी से निकाल दिया क्योंकि वो लूजर था। लूना ये सुनकर पूरी तरह स्टन्ड हो जाती है। वो ऑलिवर की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या ये सच है। ऑलिवर बहुत शांति से जवाब देता है कि हाँ, ये सच है। फिर वो लूना को फिली से इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करता है, जो पार्टी की न्यू मेंबर है। लेकिन लूना तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि उसने पहले ही साफ कर दिया था कि वो ओरहन की जगह किसी को भी लेने का अपोज करेगी। ये सुनकर जीरो टैंक डेरिक को गुस्सा आ जाता है। वो लूना पर चिल्लाता है और कहता है कि चुप रहो, क्योंकि न्यू मेंबर उसे ग्रीट करने की कोशिश कर रही है। ऑलिवर डेरिक को शांत करता है और लूना को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ओरहन अब उनकी पार्टी के लिए काफी नहीं था और इस पॉइंट पर वो बस उन्हें स्लो ही करता। लूना इससे बिल्कुल अग्री नहीं करती। वो कहती है कि ओरहन ही पार्टी का कोर था, वही मेन रीजन था कि वो सब यहां तक पहुंचे। वो ऑलिवर से साफ बोल देती है कि ओरहन के बिना वो आगे एक भी फ्लोर क्लियर नहीं कर पाएंगे। तभी एन बोल पड़ती है और कहती है कि लूना ही अकेली है जो ओरहन को स्पेशल समझती है। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिसीजन लिया जा चुका है और ओरहन को पार्टी से निकाल दिया गया है। ऑलिवर लूना से कहता है कि अभी उन्हें इमीडिएट प्लान्स के बारे में सोचना चाहिए। वो बताता है कि क्योंकि ये पहली बार है जब वो सब फिली के साथ काम करेंगे, इसलिए वो 92nd फ्लोर से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे 94th फ्लोर तक जाएंगे। लेकिन लूना इस प्लान को सीधे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि उसके पास दूसरों की तरह डेथ विश नहीं है। डेरिक इस पर हंसता है और कहता है कि डेथ विश कैसी, जब वो पहले ही 94th फ्लोर तक पहुंच चुके हैं और अब 92nd से स्टार्ट कर रहे हैं। लूना जवाब देती है कि भले ही फिली एक स्किल्ड एन्चेंटर हो, फिर भी उन्हें पहले लोअर फ्लोर से स्टार्ट करना चाहिए और फिर धीरे धीरे हायर फ्लोर्स पर जाना चाहिए। डेरिक अपने मोटे दिमाग से फिर बोलता है कि जब वो पहले ही 93rd फ्लोर क्लियर कर चुके हैं तो नीचे से स्टार्ट करने की क्या जरूरत है। लूना गुस्से में कहती है कि वो सब पागल हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि 92nd फ्लोर पर ब्लैक ड्रैगन है और पिछली बार वो उसे मुश्किल से ही पार कर पाए थे। एन हंसती है और कहती है कि वो तब की बात थी जब टीम में एक वीक एन्चेंटर था। इस बार ड्रैगन से लड़ना बहुत ईजी होगा। ऑलिवर कहता है कि वो सिर्फ टीम वर्क चेक करने जा रहे हैं, उन्हें ड्रैगन से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लूना फिर आर्ग्यू करने की कोशिश करती है और कहती है कि फिर भी उन्हें बहुत नीचे से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन ऑलिवर उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि डिसीजन हो चुका है और अब बदला नहीं जा सकता। रियलिटी में वापस आते हैं। हीरोज पार्टी 92nd फ्लोर पर एक मैमथ के सामने खड़ी होती है। ये वही मॉन्स्टर था जिसे पिछली बार उन्होंने काफी आसानी से हरा दिया था, लेकिन इस बार उसे फाइट करना सरप्राइजिंगली मुश्किल साबित हो रहा था। ऑलिवर मैमथ की तरफ दौड़ता है और अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन मैमथ उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और ऑलिवर को पीछे ढकेल देता है। डेरिक काउंटर अटैक के लिए रेडी हो जाता है। कवर के पीछे जाते ही ऑलिवर का बफ खत्म हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि हर बार बफ खत्म होते ही उसका शरीर बहुत भारी लगने लगता है। वो फिली से पूछता है कि बफ्स इतनी जल्दी क्यों खत्म हो रहे हैं। फिली जवाब देती है कि उसने अभी तक पूरी तरह फिगर आउट नहीं किया है कि वो सब एक साथ कैसे फाइट करते हैं, लेकिन आगे चलकर सब बेहतर हो जाएगा। ये सुनकर ऑलिवर थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। उसे याद आता है कि ओरहन ने डंजन के पहले ही दिन सिर्फ कुछ ही घंटों में सब कुछ समझ लिया था। अचानक मैमथ एक एनर्जी ब्लास्ट डेरिक की तरफ फेंकता है। डेरिक उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ब्लास्ट मुड़कर एन की तरफ चला जाता है। एन गुस्से में डेरिक पर चिल्लाती है और उसे इडियट बोलती है, यहां तक कि डेरिक खुद भी सोचने लगता है कि उसका ब्लॉक इतना वीक क्यों हो गया। ये ब्लास्ट तो नॉर्मली उसके लिए इजी होना चाहिए था। एन फाइट में कूदती है और मॉन्स्टर पर फायर ब्लास्ट चलाती है, लेकिन उसका अटैक मैमथ को ऑलमोस्ट कोई डैमेज नहीं करता। ये देखकर ऑलिवर कंफ्यूज हो जाता है। वो एन पर चिल्लाता है कि सीरियसली फाइट करो। एन जवाब देती है कि वो वही कर रही है जो वो हमेशा करती आई है, लेकिन किसी वजह से उसके अटैक्स कमजोर लग रहे हैं। ऑलिवर फिली से कहता है कि एन की मैजिक डैमेज फिर से बूस्ट करे। फिली ऐसा ही करती है, लेकिन इस बार भी जब एन फायर ब्लास्ट चलाती है तो मैमथ पर एक स्क्रैच तक नहीं आता। गुस्से में मैमथ फिर से पावर ब्लास्ट यूज करता है और इस बार वो ऑलमोस्ट एन को हिट करने ही वाला होता है। एन किसी तरह बड़ी रॉक के पीछे हाइड होने में कामयाब हो जाती है। ऑलिवर पूरी तरह शॉक रह जाता है, क्योंकि फिली की मैजिक ओरहन से ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए थी। फिर भी वो मॉन्स्टर से बुरी तरह फाइट हार रहे थे, जिसे पिछली बार उन्होंने बिना ज्यादा टेंशन के हरा दिया था। अचानक एक और पावर बीम ऑलिवर की तरफ आता है।
वो मुश्किल से उसे डॉज करता है, अगला बीम डेरिक ब्लॉक कर लेता है और ओलिवर वापस रियलिटी में आता है। ओलिवर एन से बोलता है कि मॉन्स्टर को फ्लैंक करो, लेकिन एन की लक साथ नहीं देती। मॉन्स्टर उसे रोक लेता है और अटैक कर देता है। एन को पूरी तरह पीछे भागना पड़ता है। ओलिवर तुरंत फिली की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि मॉन्स्टर के अटैक्स पर नजर रखो और सबको वॉर्न करो। फिली बोलती है कि बाकी सब काम करते हुए ये करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन ओलिवर उसे याद दिलाता है कि बैटल का फ्लो देखना एन्चांटर का मेन काम होता है। एन गुस्से में फिली पर चिल्लाती है और बोलती है कि तुम पूरी तरह यूजलेस हो और तुम्हें पार्टी में लेना ही नहीं चाहिए था। ओलिवर फील करता है कि सबकी स्ट्रेंथ पहले जैसी नहीं रही। वो खुद भी अपनी स्वॉर्ड की पूरी पावर यूज नहीं कर पा रहा है। थ्योरी में फिली की मैजिक उन्हें बहुत बड़ा पावर बूस्ट देनी चाहिए थी। तो फिर आखिर प्रॉब्लम क्या है? इससे पहले कि वो डिसाइड कर पाते कि आगे क्या करना है, ब्लैक ड्रैगन डंजन की डीप से बाहर निकलता है और हवा में उड़ता हुआ उनकी तरफ आने लगता है। लूना डर के मारे पसीना बहाने लगती है और चिल्लाकर बोलती है कि हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। ड्रैगन जमीन पर उतरता है और मैमथ को बिना किसी एफर्ट के क्रश कर देता है। ओलिवर शॉक में पड़ जाता है। वो सोचता है कि ब्लैक ड्रैगन अपने एरिया से बाहर क्यों आया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था। फिर भी ओलिवर पीछे हटने से मना कर देता है। वो बोलता है कि हमने इसे पहले भी हरा दिया है और हम फिर से कर सकते हैं। डेरिक तुरंत ड्रैगन के फायरबॉल को ब्लॉक करने की पोजीशन लेता है, लेकिन इस बार वो उतना स्ट्रांग नहीं होता और सीधा ब्लास्ट होकर पीछे जा गिरता है। एन फायरबॉल यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉक के पीछे हाइड होने के बाद भी वो ब्लास्ट हो जाती है और बेहोश हो जाती है। लूना तुरंत ओलिवर से बोलती है कि हमें भागना होगा, लेकिन ओलिवर फिली से कहता है कि उसे बफ दो और फिर वो ड्रैगन के फायरबॉल के अगेंस्ट अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक चार्ज करता है। दोनों अटैक्स एक साथ टकराते हैं। ओलिवर किसी तरह खुद को संभालता है, लेकिन शॉक वेव से वो पीछे उड़ जाता है। वो घुटनों के बल गिर जाता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड और डेज्ड। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। लूना जल्दी से उसे होल्ड करती है और बोलती है कि हमें इमरजेंसी टेलीपोर्ट क्रिस्टल यूज करना होगा, नहीं तो हम सब यहीं मर जाएंगे। फिली बोलती है कि इमरजेंसी टेलीपोर्ट हमें सीधे लोअर रैंक्ड बॉस रूम में भेज देगा, जहां हमें फिर से फाइट करनी पड़ेगी। लूना अग्री करती है। वो पूरी टीम को पकड़ता है और एस्केप करने के लिए पोर्टल खोल देता है, लेकिन इससे पहले कि हम पोर्टल में घुस पाते, ड्रैगन डाइव करता है और हमें पीछे धकेल देता है। हमारे एब्सोल्यूट हॉरर में ड्रैगन खुद पोर्टल के अंदर चला जाता है और गायब हो जाता है। डेरिक को पहले लगता है कि शायद ये अच्छा हुआ, लेकिन लूना बोलती है कि ये सबसे बुरा हो सकता था। अब कोई लो रैंक एडवेंचरर पार्टी ड्रैगन के हाथों मारी जाएगी। लूना बोलती है कि हमें तुरंत गिल्ड वापस जाना होगा और गिल्ड से कहना होगा कि डंजन में मौजूद सब लोगों को फोर्स टेलीपोर्ट किया जाए। ओलिवर अग्री करता है और हम सब बाहर की तरफ दौड़ते हैं। भागते हुए लूना हमें सच बताती है। वो बोलती है कि हमें वीक इसलिए फील हो रहा था क्योंकि ओरहन ने कुछ ओरिजिनल स्पेल्स डेवलप किए थे। ये स्पेल्स उसकी मैजिक अटैक्स की स्ट्रेंथ को 50 टाइम्स बढ़ा देते थे। फिली ये सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि सेल्मा भी सिर्फ 10 टाइम्स बूस्ट ही दे सकती थी। लेकिन लूना बोलती है कि यही सच है और इसी वजह से हमें लगता था कि हम बहुत स्ट्रांग हैं। असल में हम स्ट्रांग सिर्फ ओरहन के साथ थे, उसके बिना हम बस मीडियोकर एडवेंचरर्स की ग्रुप हैं। ओलिवर इस बात को मानने से इनकार करता है। वो वाव करता है कि वो ओरहन के बिना ही ड्रैगन को मारेगा। हम सब गिल्ड हाउस की तरफ दौड़ते हैं, उम्मीद करते हुए कि ड्रैगन ने अभी तक किसी की जान न ली हो। ओरहान ने अपनी पार्टी को बताया कि जैसे ही वो 51वीं फ्लोर तक पहुंचेंगे, उनका गोल कंप्लीट हो जाएगा और टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल की मदद से वे घर वापस जा सकेंगे। सभी ने हामी सिर हिलाया, लेकिन ओरहान के स्टमक में कुछ अजीब सा सेंसेशन हुआ। चारों तरफ देखा, कुछ अनयूजुअल नहीं मिला। ऊपर डार्क स्काई की ओर देखा, क्लाउड्स ने सूरज को पूरी तरह ढक रखा था। सब कुछ ठीक लग रहा था, फिर भी उसे अजीब वार्निंग महसूस हुई कि कुछ गलत हो रहा है और शायद उन्हें अभी लीव करना चाहिए। कैरल की आवाज उसके थॉट्स तोड़ती है, पूछती है कि इस बार किस तरह के मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ेगा। ओरहान ने उसकी एक्साइटमेंट नोटिस की और समझाया कि वो टैंक है और उसका काम टीममेट्स को प्रोटेक्ट करना है, बस एनिमीज के पीछे दौड़कर किल करना उसका काम नहीं। कैरल को ये पसंद नहीं आया और उसने कहा कि अगर वो अकेले ही एनिमीज हैंडल कर सकती है तो टीममेट सेफ रहेंगे। वो मानती है कि टैंक को फ्रंट लाइन में रहना चाहिए और हमेशा ऐसा करती है। तुरंत एडवाइस मांगने लगी कि वो और बेहतर कैसे फाइट कर सकती है। ओरहान ने साय किया और कहा कि उसे टीम वर्क सीखना चाहिए इंस्टेड ऑफ सब कुछ अलोन करने के। जितनी जल्दी वो ये समझेगी, उतना ही आसान होगा टीममेट्स पर रिलाई करना। कैरल को ये सुनकर बोरिंग लगा। लोगन ने कहा कि उसे ध्यान देना चाहिए और इस एडवाइस के लिए थैंकफुल होना चाहिए। उसने बताया कि महान एडवेंचरर एल्बर्ट भी कहता था, टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। ओरहान ने अपनी नजर लिटिल ब्लॉन्डी पर डाली और पूछा क्या वो वही एल्बर्ट है जो नाइट रैबिट क्लैन का था।
लोगन एक्साइटेड हो गया कि कोई और भी एल्बर्ट पढ़ता है, बारबेरियन की तरह एक्ट नहीं करता। ओरहान ने बताया कि एल्बर्ट नाइट स्काई रैबिट्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था और 92nd फ्लोर पर ब्लैक ड्रैगन से फाइट करते हुए मरा। लोगन ने कहा कि उसकी डेथ के बाद भी वो लेजेंड बन गया। कैरल थोड़ी सॉम्बर हो गई, क्वाइटली बोली कि एल्बर्ट ने अपने कॉमरेड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में मरा। टैंक का काम यही था। उसने कहा कि उसके डेथ का मतलब फैमिली की स्माइल्स गायब होना था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो मानती है कि बेस्ट वे डिफेंडर बनने का ये है कि आप जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसे खुद से दूर रखें। अगर वो अकेले फ्रंट लाइन में रहे और टीम पीछे तो कोई डेंजर नहीं होगा। ओरहान ने कैरल के फेस पर पेन नोटिस किया और सोचा कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर है। मूड लिफ्ट करने के लिए उसने कहा कि आज वो एनिमीज हैंडल करने के लिए उस पर रिलाय करेगा। कैरल का फेस तुरंत ब्राइट हो गया, कहा लीव इट टू हर। सोफिया हमेशा अटेंशन चाहती, तुरंत सबकी नजरें अपनी ओर खींचती। पूछती है कि वो क्या लैक्स करती है और कैसे बेटर टीममेट और मेज बन सकती है। लोगन भी जानना चाहता है कि वो खुद को बेहतर कैसे बना सकता है। ओरहान ने कहा कि सब काम हो जाए और आगे बढ़ते हैं 36th फ्लोर में, जहां न्यूबीज वार्म अप कर रहे हैं। सेल्मा ने ओरहान को बुलाया और कहा कि आज उनका लास्ट और सबसे चैलेंजिंग डे है। सब कुछ सही होना चाहिए और एक्सपेडिशन सफल होना चाहिए। किड्स ने उसे काफी लाइक किया। ओरहान ने ऑनेस्टली कहा कि न्यूज़पेपर आर्टिकल के बाद उसे लगा था रिस्पेक्ट खो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किड्स स्मार्ट और इंडिपेंडेंट हैं। सेल्मा अग्री करती और कहती कि ये ग्रुप ट्रबलसम हो सकता है, लेकिन ब्राइट फ्यूचर है। सेल्मा ने बताया कि एल्बर्ट की डेथ उनके क्लैन के लिए बड़ा ब्लो था। ओरहान के फॉर्मर क्लैन हीरोज पार्टी ने लीड लेना शुरू किया। ओरहान ने कहा कि ब्लैक ड्रैगन टफ था और किसी को खोना आसान था। सेल्मा ने कहा कि एल्बर्ट की जगह खाली है और कभी फिल नहीं हुई। फिर ओरहान से पूछा क्या वो उनके पार्टी में ज्वाइन करना चाहेगा। ओरहान ने कहा ऑनर्ड है, लेकिन 2 इंचांटर्स की जरूरत नहीं, खासकर जब एक बेस्ट है। सेल्मा ब्लश करती और कहती कि स्वॉर्ड्समैन के रूप में पूछ रही थी। ओरहान थोड़ा सरप्राइज्ड। सेल्मा ने कहा कि आज वो उसकी ऑब्जर्वेशन करेगी और देखेगी कि स्वॉर्ड्समैन के रूप में क्या स्किल्स हैं। जल्द ही सब ग्रुप्स में स्प्लिट हो गए और ओरहान अकेला रह गया 3 न्यूबीज के साथ, जिन्हें मॉनिटर करना था। कैरल ने पूछा कि इतना स्प्लिट क्यों, डर है कि लैबिरिंथ में खो जाएंगे। ओरहान हंसा और कहा कि ये गुड एक्सरसाइज है, क्योंकि कई बार पार्टी स्प्लिट होती हैं और अलग रूट्स हैंडल करने पड़ते हैं। ओरहान ने पार्टी को समझाया कि मल्टीपल पैसेजवेज एक साथ चेक करना क्यों जरूरी है, ताकि सही रास्ता बॉस रूम तक मिले। क्लैंस जैसे नाइट स्काई रैबिट्स एडवांटेज में रहते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा मेंबर्स होते हैं और पूरा केव सिस्टम जल्दी कवर कर सकते हैं। लोगन ने कहा कि ओरहान अब तक सबसे डीपेस्ट फ्लोर तक गया है, इसलिए यहाँ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेल्मा और कैरल उसके पास आकर पूछती हैं कि डंजन के डीपर लेवल्स कैसे होते हैं और वहां किस तरह के मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं। ओरहान बताता है कि डीप फ्लोर्स लगभग लेवल 72 से शुरू होते हैं। वहां रगेड स्नोई माउंटेन्स, फ्रीक्वेंट ब्लिजर्ड्स और स्नो स्टॉर्म्स आते हैं। आइस लिजर्ड्स डार्कनेस में छिपे रहते हैं, रेडी होते हैं जब तुम इनअटेंटिव हो। ओरहान कहता है कि अभी फोकस टास्क पर करो, फ्रीक आउट मत करो। जैसे ही वे डीपर मूव करते हैं, पूरा केव एयरी लगता है। लोगन कहता है कि अभी तक कोई मॉन्स्टर नहीं देखा। वो ओरहान की तरफ देखता है और पूछता है क्या 40th फ्लोर यूजुअली ऐसा होता है। ओरहान सिर शेक करता है और स्टमक में नॉट टाइट हो जाता है। उसका गट फीलिंग कह रहा था कि डंजन में आज कुछ बहुत गलत है। कैरल जोर से बोलती है कि वो अब मॉन्स्टर्स से फाइट करना चाहती है। तभी पीछे से रॉक के पास से ब्लू गॉब्लिन निकलता है। कैरल तुरंत रश कर देती है। ओरहान ट्राई करता है उसे रोकने, लेकिन वो बहुत आगे थी, इसलिए वो अपनी एजिलिटी डाउन डीबफ यूज करता है और गॉब्लिन की स्पीड कम कर देता है। कैरल सिंगल क्विक अटैक से उसे मार देती है और सेलिब्रेट करने लगती है। ओरहान कहता है कि बिना सोचे रश मत करो, ब्लू गॉब्लिन्स फास्ट और स्ट्रांग होते हैं और टीममेट्स भी रिस्क में पड़ सकते थे। कैरल अपनी मिस्टेक रिकॉग्नाइज करती है। ओरहान डिसाइड करता है कि उसे एक्टिव डिफेंस स्टाइल सिखाए। वो बताता है कि एनिमी के मूवमेंट्स ऑब्जर्व करो और अटैक सही मोमेंट पर करो, अटैक स्टार्ट होने से पहले। इससे एनिमी अटैक स्टॉप हो जाएगा और बाकी पार्टी मेंबर्स एडवांटेज में होंगे। कैरल अमेज होती है। जल्द ही लोगन गाइडेंस मांगता है। ओरहान बताता है कि पीछे से 2 वुल्फ मॉन्स्टर्स दौड़ रहे हैं और मैजिकल ट्रैप एक्टिवेट होता है। स्पाइक्स उनके बॉडी में लगते हैं। ओरहान एडवाइस देता है कि ट्रैप स्पेल्स पहले स्टार्ट करो, ताकि टीम एनिमी पर फोकस कर सके और पीछे से आने वाले अटैक्स की वरी ना हो। लोगन एंथुजियास्टिकली सुनता है और सोचता है कि वो ओरहान की तरह हर तरह का मेज बनना चाहता है। ओरहान सोफिया की तरफ मुड़ता है और बताता है कि 2 मैजिक स्पेल्स एक साथ सीखना जरूरी है।
सोफिया कहती है कि कॉम्प्लिकेटेड लगता है। औरहान प्रॉमिस करता है कि थोड़ी प्रैक्टिस से कोई भी 2 स्पेल्स एक साथ यूज कर सकता है। एडवांस्ड कास्टर्स तो 1 डजन स्पेल्स भी यूज कर सकते हैं। सोफिया शॉक्ड होती है और पूछती है कि स्ट्रॉन्गर मैजिक क्यों नहीं सीख सकती। औरहान एक्सप्लेन करता है कि स्ट्रॉन्गर मैजिक प्रिपेयर करने में टाइम लगता है और डाउन टाइम में वल्नरेबल हो जाती है। अगर मल्टीपल स्पेल्स सीख लेती है तो सेकंड स्पेल प्रीएम्प्टिवली रेडी कर सकती है। डाउन टाइम लगभग 0 होगा और फाइट में वल्नरेबिलिटी नहीं होगी। अंत में वे बॉस रूम पहुंचते हैं। गाइड्स न्यूबीज को पीछे स्टैंड करने और वॉच करने के लिए कहते हैं। औरहान एंटर करता है और अटैक पर फोकस करेगा और जितना सपोर्ट कर सकेगा। फाइट शुरू होती है। औरहान इमीडिएटली ऑफेंसिव होता है। वो परफेक्ट मोमेंट सीज करता है और मॉन्स्टर के लेग्स पर अटैक करता है। जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, मॉन्स्टर स्टंबल बैक करता है, लेकिन पीछे ट्रैप वॉल क्रिएट कर दिया गया है। बॉस डॉज नहीं कर सकता। सेल्मा तुरंत मल्टीकास्ट मैजिक यूज करती है। 5 मैजिक सर्कल्स एक साथ क्रिएट करती है और अटैक करती है। टैंक अटैक ब्लॉक करता है और बाकी स्वॉर्ड्समैन सिंगल स्लैश से फाइट खत्म कर देते हैं। न्यूबीज ऑ में देखते हैं क्योंकि फाइट इंस्टेंट खत्म हो गया। लोगन विश्वास नहीं कर पाता कि रैंकर्स इतनी प्रिसिजन से फाइट करते हैं। कोई स्टेप वेस्टेड नहीं होता। एक्सपेडिशन फिर आगे बढ़ती है। वे लगातार आगे बढ़ते रहे, एक लेवल के बाद दूसरा क्लियर करते हुए, और आखिरकार फ्लोर नंबर 50 के बॉस रूम तक पहुंचे। सामने जो बॉस आया वो था एक जायंट क्रैब, जिसकी शेल लगभग इनडिस्ट्रक्टिबल थी। सेल्मा ने औरहान से कहा कि वो उनके बीच सबसे स्ट्रांग है। अगर वो जायंट क्लॉ को स्लैश कर सके तो बाकी लोग आसानी से मॉन्स्टर हैंडल कर सकते हैं और फिर सभी घर लौटकर फीस्ट का आनंद ले सकते हैं। औरहान मुस्कुराया और अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कॉन्फिडेंटली मॉन्स्टर की तरफ मूव किया। टैंक ने चेतावनी दी कि क्रैब की शेल बहुत हार्ड है और तोड़ना मुश्किल होगा। औरहान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हवा में जंप किया और स्वॉर्ड को क्रैब के जॉइंट पर स्मैश किया। एफर्टलेसली उसने जायंट क्लॉ को स्लैश कर दिया। मेजर थ्रेट खत्म हो गया जो उन्हें पहले से सावधान कर रहा था। अब थ्रेट हट जाने के बाद सेल्मा और बाकी पार्टी मेंबर्स इजीली मॉन्स्टर को डील कर लेते हैं। सभी क्लैप करते हैं क्योंकि एक्सपेडिशन फाइनली खत्म हो गई है। सब रेडी हो गए वापस जाने के लिए, लेकिन उनकी सेलिब्रेशन अचानक कट हो गई। औरहान को एक इमेंस सेंस ऑफ ड्रेड महसूस हुआ। रियलिटी अचानक टूट गई और ब्लैक ड्रैगन रिफ्ट से इमर्ज होकर सीधे उनकी तरफ उड़ता है। यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। रिमेंबर लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।